करा लेंगे। आज जो है हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 10+1 बायोलॉजी का, यूनिट 4 से चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब तक आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या क्या पढ़ा है स्कूल में, थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट वो प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड। फूड क्या है? ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। और दूसरी बात जो हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन इस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है उनमें से इवॉल्व होती है। ये सारा प्रोसेस एक इक्वेशन में हम लिख सकते हैं, लेकिन ये सारा प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। फोटोसिंथेसिस जो है इनिशियली जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो ऐसा माना जाता था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो ऑक्सीजन किस में से आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड में से। लेकिन कई साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ करके दिखाया कि ऐसा नहीं होता है। कैसे प्रूफ किया? उन्होंने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर जो है पानी लिया। वैन नील नाम के साइंटिस्ट ने ये सारी प्रूफ करके दिखाया था कि फोटोसिंथेसिस वाली ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वाटर से इवॉल्व होती है। यानी कि वाटर वाली ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन बनके गैस बनके जो है वो इवॉल्व होती है। उन्होंने क्या करा, एक जार के अंदर पानी लिया और उस पानी के अंदर उन्होंने रखा क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट उन्होंने कहां से निकाला? ये उन्होंने निकाला स्पिनच के लीव्स में से, पालक के पत्तों में से। स्पिनच लीव्स में से उन्होंने निकाला क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस तो होगा। अब इन्होंने यहां पर जो है एक चीज और दी, और वो चीज थे आयरन के कंपाउंड्स। आयरन के कंपाउंड्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको बोलेंगे? जो कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है अपने अंदर। तो उन्होंने क्या करा कि एक जार के अंदर पानी लिया, उसमें क्लोरोप्लास्ट डाला और कुछ आयरन के कंपाउंड साथ में ऐड कर दिए। अब क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, जैसे ही उसके ऊपर पड़ेगी सनलाइट, तो जैसे ही सनलाइट पड़ी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। और क्या हुआ इसके अंदर? ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई। अब इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं भी यहाँ पर हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमने यूज नहीं की इस एक्सपेरिमेंट में, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ गैस के बबल्स बने हुए हैं। और जब चेक किया गया तो ये गैस कौन सी थी? ऑक्सीजन। तो बिना कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स के भी ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। इसका मतलब बिना कार्बन डाइऑक्साइड के भी प्लांट्स ऑक्सीजन बना लेते हैं। कैसे? वो ऑक्सीजन कहां से आ सकती है? दूसरा सोर्स क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर। तो इस तरह से वैन नील ने प्रूफ कर दिया कि ऑक्सीजन जो है वो कहां से आ रही है? फ्रॉम वाटर। क्लियर है इतना? आगे चले। यस मैम। फिर बात करते हैं हम फोटोसिंथेसिस के फूड की। फूड क्या बनता है? ग्लूकोज। ऐसे कई, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ऐसे कई हजारों लाखों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब आपस में ज्वाइन करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो जुड़ते जुड़ते ये अलग अलग तरह की कई चेन्स बन जाती हैं और ये बन जाता है प्लांट का फूड। प्लांट पहले एक ग्लूकोज, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन, कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाता है। और फाइनली जो प्लांट का फूड है दैट इज सुक्रोज या स्टार्च, फ्रक्टोज किसी भी फॉर्म में वैसे हो सकता है। अलग अलग फ्रूट्स जो बनते हैं
जो भी बनते हैं उन सब का अलग अलग जो है वो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, अलग अलग तरह की शुगर होती है, तो कोई भी शुगर प्लांट जो है वो बना सकता है। तो ये चेन में अगर ये चेन यहाँ से ऐसे जा रही है तो कोई और शुगर होगी, चेन कहीं और जा रही है तो कोई और शुगर होगी। सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट सभी शुगर्स के अंदर अलग होता है, बेसिक यूनिट जो है वो ग्लूकोज ही रहेगा। क्लियर? अगली बात हम करते हैं प्लांट्स की रॉ मटेरियल की। ठीक है, रॉ मटेरियल में पहली चीज क्या है? क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। तो ये क्लोरोफिल होता कहाँ है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जिसका डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। ऐसा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, थाइलेकॉइड्स, सैक यानी कि थैली जैसे, और इन थाइलेकॉइड्स ने मिलकर जो है वो इस तरह से स्टैकिंग की होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेना। अगर हम एक सिंगल को देखें तो ये क्या होता है? थाइलेकॉइड। और कई सारे थाइलेकॉइड जब एक के ऊपर एक लगे होते हैं तो क्या बनता है? ग्रेना। जिस लिक्विड के अंदर ये ग्रेना पड़े हुए होते हैं अंदर, इस लिक्विड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो बेसिकली अगर हम देखें कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम टाइम, ज्यादा हिस्सा अपना किस पार्ट के अंदर करता है? दैट इज द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? इन द लीफ। तो अगर आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ के जो है क्लोरोप्लास्ट जो है उसका, उसके अंदर, और क्लोरोप्लास्ट का भी कौन सा पार्ट? दैट इज स्ट्रोमा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रोमा में सारे प्रोसेसेस देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि स्ट्रोमा में आखिर होता क्या है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, हमने जिसमें अभी तक ये पढ़ा कि वाटर का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ही गैस बन के इवॉल्व होता है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है कि फोटोसिंथेसिस शुरू ही कहां से होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब टूटना। लाइट की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है इनटू 4 हाइड्रोजन आयंस एंड 4 OH आयंस, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि सनलाइट जो है जैसे ही वो लीफ के ऊपर पड़ेगी, लीफ में वैसे ऐसे दिखता नहीं है क्लोरोप्लास्ट, बस अगर दिखे माइक्रोस्कोप में हम दिखे तो ये लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट पड़ा है, तो ये सनलाइट आई, ये किस पर पड़ेगी? स्ट्रोमा के अंदर। और जो पानी हमने प्लांट को दिया है या ग्राउंड वाटर जो प्लांट ने रिसीव किया है वो सारा इस स्ट्रोमा के अंदर है। तो यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना वो स्प्लिट हो जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ऑक्सीजन कैसे बनी? ऑक्सीजन कैसे बनी? ऑक्सीजन बनी इन ये OH मॉलिक्यूल्स, ये OH मॉलिक्यूल्स से जुड़कर इन्होंने तो अपना वाटर बना दिया इधर का। ये ऑक्सीजन और वाटर इवॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं इसका इक्वेशन अपने आप बैलेंस जो है वो कर लेंगे। तो यही ऑक्सीजन जो है ये वाटर भी बना रही है और ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर यही वाटर बना रही है जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस के एंड में रिलीज होना है। ठीक है, तो ये हो गया फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पहला स्टेप जो फोटोसिंथेसिस में होता है। जैसे ही धूप आई, सनलाइट पड़ी, क्या होगा? सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल कहाँ यूज होता है? क्लोरोफिल भी यूज होता है, वो फूड बनाने के लिए यूज होता है। तो अगर हम क्लोरोफिल को देखें, उसके स्ट्रक्चर को देखें, केमिकल स्ट्रक्चर को देखें क्लोरोफिल के, तो क्लोरोफिल हमें कैसा दिखता है? लास्ट चैप्टर जो हमने किया था मिनरल न्यूट्रिशन, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल का
जो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है मैग्नीशियम आयंस। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में सेंटर में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज मैग्नीशियम आयंस। इन मैग्नीशियम आयंस के चारों तरफ जुड़ा होता है एक एक नाइट्रोजन। चारों तरफ जुड़ा होता है एक एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है ना, फिर ये एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से ये एक हेक्सागन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे हम बोलते हैं पायरोल रिंग। पायरोल रिंग। ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन से भी हेक्सागन, हेक्सा मीन्स 6 फेसेस वाला एक और पायरोल रिंग बनाएगा। ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अगेन ये एक और पायरोल रिंग बनाएगा, और ये एक चौथी, ये दोनों बचे नाइट्रोजन ये भी पायरोल रिंग बना रहे हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़कर 4 बनाते हैं पायरोल रिंग्स। और ये जो बीच वाले इनकी सरफेसेस हैं ये भी फिर आपस में ज्वाइन करके एक और तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं फिनॉल रिंग्स। तो अगर हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में देखें कि क्या क्या है, पहली चीज सेंटर में क्या है, मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स। और ये जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये अगेन सिंगल बॉन्ड से बनाते हैं पायरोल रिंग, लेकिन ये साथ साथ में डबल बॉन्ड भी बनाते हैं विद फिनॉल रिंग। तो फिनॉल रिंग जो है ये बनी हुई होती है डबल बॉन्ड से। 4 फिनॉल रिंग्स, 4 पायरोल रिंग्स, 4 नाइट्रोजन और 1 मैग्नीशियम, इससे बनता है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। फिर इस क्लोरोफिल के साथ एक चीज और जुड़ी होती है और वो है इसकी टेल। जितना बड़ा ये हमारा क्लोरोफिल का जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है उससे बड़ी होती है इसकी टेल। अगर ये जो लेंथ है इसके स्ट्रक्चर की, इसकी बॉडी की, दैट इज 15 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसकी जो ब्रेड्थ है दैट इज आल्सो 15 आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन जो इसकी टेल है इसकी लेंथ कितनी है इस बॉडी से भी ज्यादा, दैट इज 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर है इतना सबको? क्लियर है ये? यू कैन स्पीक इन बिटवीन। यस मैम। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। इट्स काइट लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये काइट के जैसी शेप भी इसकी बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के बाद अब हमें पता चल गया रॉ मटेरियल क्लोरोफिल कैसा है। अब हमें ये पता चल गया कि ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता ही है एटमॉस्फेयर से ही प्लांट्स में वो रिसीव करते हैं। नेक्स्ट हमने जो है इसके जो है ग्लूकोज के बारे में पढ़ लिया कि वो फूड जो है किस फॉर्म में होता है प्लांट्स का। फिर हमने पढ़ लिया ऑक्सीजन के बारे में, वाटर जो है। ये सब करने के बाद अब हम मेन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर आते हैं। अगर हम ब्रॉडली देखें तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम ब्रॉडली 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लाइट फेज या जिसको हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, और एक होता है डार्क फेज जिसको कि हम डार्क रिएक्शन भी बोल सकते हैं। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मतलब क्या है, ये कहां पर होते हैं, पहले ये बात समझते हैं। लाइट रिएक्शन होता है इन द स्ट्रोमा। ठीक है, लाइट रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब लाइट जो है वो सनलाइट वो क्लोरोप्लास्ट ही क्यों रिसीव करता है, स्ट्रोमा के अंदर ही क्यों रिसीव होती है,
ऐसा क्या होता है स्ट्रोमा के अंदर, जो उसके अंदर ही सनलाइट जो ट्रैप होती है। थोड़ा सा लाइट रिएक्शन के बारे में डिटेल करते हैं। लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन एक तरीका है प्लांट का एनर्जी बनाने का। एनर्जी हमारे अंदर या प्लांट्स के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है? एटीपी। लेकिन एटीपी के अलावा एक और सोर्स होता है हमारे पास एनर्जी का, दैट इज NADPH2। NADPH2 को आप ऐसे समझें कि ये हमारा एक एक्स्ट्रा सिलेंडर है कि अगर कभी एटीपी खत्म हो गई तो नई एटीपी ये बनाकर दे सकता है। अगर हमारे पास बॉडी में एक NADPH2 है तो जरूरत पड़ने पर उसे हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 3 एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या एक्चुअल में अगर हम कहें तो इस प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट। एक बार सनलाइट पड़ी तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट, यानी कि एटीपी और NADPH2 बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब सनलाइट नहीं होगी, रात हो जाएगी तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। नहीं, ये प्रोसेस रात में भी चलता ही रहेगा, लेकिन इसको शुरू होने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? लाइट रिएक्शन। इसके ऑपोजिट डार्क फेज जो है, इसको सनलाइट की शुरू होने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है। डार्क फेज क्या है? इट इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें की फूड प्रोडक्शन हो रही है। प्रॉपर फूड बनाना, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज बनाना, वो प्रोसेस किसके अंदर आता है? डार्क फेज के अंदर। और इस फेज को स्टार्ट होने के लिए सनलाइट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये अंधेरे में दिन रात हर टाइम चलता रहेगा। अगेन, डार्क फेज से मतलब ये नहीं लेना है कि ये प्रोसेस रात में ही होगा। फूड प्लांट्स दिन में भी बना सकते हैं। डार्क और लाइट मतलब हम इससे लेंगे कि शुरू होने के लिए जिसको लाइट चाहिए तो वो लाइट फेज, जिसको शुरू होने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है वो डार्क फेज। अब हम बात करते हैं कि ये लाइट रिएक्शन जो हमने बात की स्ट्रोमा के अंदर होता है, तो स्ट्रोमा में ऐसा क्या खास है कि ये रिएक्शंस जो हैं इसी स्ट्रोमा के अंदर ही होंगे? जरूर उसके अंदर कुछ खास है। स्ट्रोमा के अंदर जो है अलग अलग तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हमने स्कूल में अब तक पढ़ा है वो तो सिर्फ है क्लोरोफिल, लेकिन यहां पर +1 में आकर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो 3 तरह के हो जाएंगे। एक तो क्लोरोफिल, दूसरा कैरोटीनॉइड्स, और तीसरा होता है फाइकोबिलेंस। क्या होता है क्लोरोफिल? सबको मालूम है 4 तरह के क्लोरोफिल होते हैं, ABCD। ये हम प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अलग अलग एल्गी में अलग अलग तरह के क्लोरोफिल हमें देखने को मिले थे। क्लोरोफिल A जो है, इट अकर्स इन ऑल प्लांट्स। दुनिया में जितने प्लांट हैं, बैक्टीरिया हैं, कोई भी जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो क्लोरोफिल A के बिना फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता। तो ये यूनिवर्सल क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल बी होता है हायर प्लांट्स के अंदर। अब हायर प्लांट्स हमने जैसे प्लांट किंगडम में पढ़े थे, यानी कि हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल बी भी देखा जाता है। क्लोरोफिल सी और डी इट अकर्स इन लोअर प्लांट्स। जैसा कि आपने वो डिफरेंस बनाया था रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी का, तो एल्गी आर लोअर प्लांट्स। जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक है, ज्यादा डेवलप नहीं है, उनको हम बोलते हैं लोअर प्लांट्स। तो उनके अंदर क्लोरोफिल सी और डी भी प्रेजेंट रहते हैं। अब मेन काम तो क्लोरोफिल ए ने करना है, तो फिर बी सी डी क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं काम एक्सेसरी पिगमेंट्स का। एक्सेसरी हम किसको बोलते हैं? एडिशनल। मेन काम जो है फोटोसिंथेसिस का वो करेगा, लेकिन बाकी पिगमेंट्स जो है उसको साथ में हेल्प करेंगे। ऐसे ही है कैरोटीनॉइड्स। 2 तरह के होते हैं, वन इज कैरोटीन एंड अनदर इज ज़ैंथोफिल। कैरोटीन जो कि ज्यादातर ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है, और ये हमें मिलता है जैसे कैरेट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन। इस बीटा कैरोटीन को हमारा लिवर जो है वो कन्वर्ट कर देता है इनटू विटामिन ए। तो कैरोटीन जो पिगमेंट है
वो ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। हर प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन। ज़ैंथोफिल जो है इट इज अ येलो कलर्ड पिगमेंट और ये होता है ग्लूटीन के अंदर। ग्लूटीन जो कि वीट का प्रोटीन है, अनाज के अंदर जो प्रोटीन होता है दैट इज ग्लूटीन। जो आप ज्यादातर सुनते हो कि वीट से एलर्जी होगी, एक्चुअल में वो उनको एलर्जी किस चीज से होती है? ग्लूटीन से एलर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइकोबिलिन्स। दो तरह के होते हैं, फाइकोसायानिन जो कि ब्लू कलर के हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू कलर जो है वो टिंच देते हैं, ब्लू कलर देते हैं। एंड सेकेंड इज फाइकोइराइथ्रिन, ये हमने पढ़ा था रेड एल्गी के अंदर होता है, क्योंकि फाइकोइराइथ्रिन का कलर क्या होता है? रेड। अब जरूरी नहीं है कि हर प्लांट के अंदर ये सारी ही चीजें हो, किसी में कोई होगा किसी में कोई होगा, लेकिन हर एक प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ए तो जरूर होगा। तो देखते हैं ये क्लोरोफिल ए कैसे काम करता है, कैसे फोटोसिंथेसिस करता है स्ट्रोमा के अंदर। ये क्लोरोफिल ए क्या करता है? ये जो है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करता है। सपोज ये सनलाइट आकर पड़ी तो ये क्लोरोफिल ए क्या कर रहा है? ये खुद लीड करके सबसे आगे रहकर बाकी सारे पिगमेंट्स को अपने साथ जोड़कर एक तरह का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसे हम बोलते हैं LHC, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हार्वेस्ट करना मतलब खींचना, पकड़ना। तो क्लोरोफिल ए और एक्सेसरी पिगमेंट्स ये मिलकर एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स भी दो तरह की वेवलेंथ की सनलाइट को पकड़ सकता है। देखो, अगर हम सनलाइट को यहाँ पर अगर हम एक प्रिज्म रखते हैं और ये सनलाइट इसमें से क्रॉस होती है, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर एक बैंड बनता है अलग अलग वेवलेंथ का, जिसे आप लोग बोलते हैं विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये विबग्योर नाम की अलग अलग प्रिज्म में से जब लाइट निकलती है तो ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हमें अलग अलग कलर्स जो है वो अपीयर करवाती है। ठीक है, तो जो वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर की, ये वेवलेंथ जो ट्रैप करता है क्लोरोफिल ए और एक्सेसरी पिगमेंट्स, उसको हमने एक नाम दे दिया है फोटोसिस्टम 1। यानी कि जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल ए और उसके साथ के पिगमेंट्स, उसे हम क्या बोलेंगे? फोटोसिस्टम 1। इसका काम क्या है? सनलाइट को ट्रैप करना। करता क्या है ये ट्रैप करके? ये है हमारा क्लोरोफिल ए और इसके बाहर रहता है एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सनलाइट इस क्लोरोफिल पर पड़ती है तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर बाहर निकल जाता है स्ट्रोमा में। कहां पर? स्ट्रोमा के अंदर। ये रहा क्लोरोप्लास्ट और ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर ये इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है। अब इसी स्ट्रोमा के अंदर होते हैं बहुत सारे और पिगमेंट्स जो इसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं, एक से दूसरी और पार्सल करते हैं। पार्सल करने का फायदा क्या है कि पासिंग द पार्सल इस गेन के अंदर जो है एटीपी और NADPH2 तैयार हो जाता है। ऐसे ही एक और हमारे पास फोटो सिस्टम है जो कि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करता है, उसे हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। इसमें भी है वही चीज, क्लोरोफिल ए सबसे आगे और एक्सेसरी पिगमेंट्स इसके साथ पीछे मिलकर इसको हेल्प करते हैं काम में। जहां पर 680 नैनोमीटर ट्रैप की जाएगी तो फोटो सिस्टम 2, और जहां पर 700 नैनोमीटर ट्रैप की जाएगी वो है फोटो सिस्टम 1। इतना क्लियर है बच्चों आपको? अब तक जो मैंने बताई ये सारी बात क्लियर हो गई है? Yes, ma'am. ठीक है, चलें आगे। Yes, ma'am.
तो ये हमारे पास एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब हम कहें कि सनलाइट कहाँ जाती है, तो सनलाइट जाती है लीव्स के अंदर। लीफ के अंदर भी कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहाँ, स्ट्रोमा के अंदर। क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर क्या है, ये फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट हैं जो लाइट को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये लाइट को ट्रैप करके लाइट रिएक्शन के थ्रू एनर्जी कैसे बनती है। तो लाइट रिएक्शन को हम बेसिकली पहला स्टेप जो फोटोसिंथेसिस का है दैट इज लाइट रिएक्शन। इसमें एनर्जी बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो एनर्जी बनाने का है दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन and second is non-cyclic फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक का मतलब ये पूरा प्रोसेस एक साइकिल में यानी कि रिपीट होता रहता है बार बार सेम स्टेप्स। फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप का ऐड हो जाना। किसी भी चीज में जब हम फॉस्फेट डाल देते हैं तो वो क्या होगी, उसकी फॉस्फोराइलेशन। तो यहां पर हमने फॉस्फोराइलेशन करनी है किसकी, एडीपी की। मैंने आपको बताया हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का सोर्स क्या है, एटीपी। एटीपी बेसिकली क्या होता है, एक अमाइनो एसिड है एडिनोसिन, और उसके साथ जुड़ जाते हैं 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स। एक एडिनोसिन अमाइनो एसिड के साथ 3 फॉस्फेट जुड़कर क्या बनाते हैं, एटीपी। लेकिन अगर इसमें से मैं एक फॉस्फेट हटा दूं, 3 थे तो ये क्या था, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ट्राई मीन्स 3। अब अगर इसमें से एक हट जाए तो ये क्या बन जाएगा, एडीपी, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ठीक है, तो जैसे आप अगर बाजार से कोई बाइक खरीदते हैं या आप कोई कार खरीदते हैं तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि जैसे सपोज करो हम लेते हैं मारुति सुजुकी कंपनी है, वो कार की बॉडी भी बना रही है, कार का इंजन भी बना रही है, कार की लाइट्स भी बना रही है, कार की सीट्स भी बना रही है, कार का म्यूजिक सिस्टम भी बना रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मारुति सुजुकी कंपनी कहती है कि हम अपनी कार ये नहीं बना रहे हैं, देखो ब्रिजा कार है ये, तो उसमें से मारुति सुजुकी कंपनी ने तो कुछ भी नहीं बनाया है। कंपनी ने क्या किया, अलग अलग जो कंपनीज हैं और उनसे सामान खरीदा। किसी से इंजन ले लिया, किसी से बॉडी ले ली, किसी से म्यूजिक सिस्टम ले लिया, किसी से कुछ ले लिया। अब इससे क्या, सारी चीजों को उसने असेंबल कर दिया, इकट्ठा करके एक कार बना दी और वो आपको अपने नाम से बेचती है। बिल्कुल ऐसे ही जो हम चैप्टर 8 में करके आए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी समझ लो मारुति सुजुकी कंपनी ही है। ठीक है, एम से मारुति, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, उसके पास एडीपी इधर उधर से इकट्ठा करके वो पहले से ले आता है। कहीं से फॉस्फेट भी ले आता है, कहीं से, कहां से, मतलब फूड से, जो अभी प्लांट्स ने जो रिसीव किया है। हमारे अंदर भी एनर्जी ऐसे बनती है, जो हम फूड खाते हैं उसी से एडीपी बनता है, उसी से फॉस्फेट बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया उसका एटीपी बना देता है। ऐसे प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे ही करता है। प्लांट्स ने जो मिनरल्स एब्जॉर्ब किए हैं उन्हीं मिनरल्स से वो अपने प्रोटीन बनाता है, अमाइनो एसिड बनाता है। जो हम खाद डालते हैं वो फॉस्फेट होते हैं, वो फॉस्फेट को वो इकट्ठा करके अपने पास अलग अलग रख लेता है। जब जरूरत पड़ती है तो इस एडीपी को एक फॉस्फेट देकर क्या बना देता है, एटीपी। अब फोटोसिंथेसिस के लिए ये प्रोसेस जो है प्लांट कैसे करता है, थ्रू साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी कि लाइट की प्रेजेंस में एक फॉस्फेट को एडीपी के साथ जोड़ देना। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? यस मैम। अगर नहीं हुआ तो आप ना भी बोल सकते हो। नहीं मैम, हो गया। सभी को हो गया, महक को भी? यस मैम। तो अब देखते हैं ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन,
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्लियरली काम करता है फोटो सिस्टम 1, जो मैंने आपको बताया कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है सनलाइट की, 700 नैनोमीटर की। क्या होता है इसके अंदर? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए के साथ कुछ एसेसरी पिगमेंट्स जो उसको हेल्प कर रहे हैं। ये मिलाकर बन गया फोटो सिस्टम 1। अब इस फोटो सिस्टम 1 पे पड़ी सनलाइट, क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइट, पोएम बन गई। सनलाइट पड़ते ही फोटो सिस्टम 1 हुआ एक्साइट और क्लोरोफिल का जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गया एक्साइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको स्ट्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट कुछ कंपाउंड्स जो है वो रिसीव करेंगे। जैसे पहला कंपाउंड है FRS। FRS मतलब फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। ये इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रॉन को किसको दे देते हैं? फेरोडॉक्सिन को। FD मींस फेरोडॉक्सिन। ये जो फेरोडॉक्सिन है ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, ये फिर आगे ट्रांसफर कर देता है किसको? एक और पिगमेंट को, साइटोक्रोम B6। दिस इज साइटोक्रोम, ये सब केमिकल्स हैं बेटा। साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 को जब ये इलेक्ट्रॉन देता है ना, उस टाइम पर एक बहुत ही बढ़िया काम होता है कि इस टाइम पर ही ADP जो है वो एक और फॉस्फेट लेकर क्या बना देता है? ATP, जो हम चाहते थे कि बन जाए। फिर ये जो साइटोक्रोम B6 है ये इलेक्ट्रॉन फिर पास कर देता है आगे, गेम चल रही है पासिंग द पार्सल। फोटो सिस्टम 1 से शुरू हुआ और ये इलेक्ट्रॉन को सारे एक दूसरे को आगे के आगे देते जाएंगे। पार्टी का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस पार्टी में सभी पासिंग द पार्सल गेम खेल रहे हैं। क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। अगेन साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F को जब इलेक्ट्रॉन देता है तो एक फायदा और करा देता है कि ADP को फॉस्फेट दे देता है और ADP अब क्या बन जाता है? अगेन ATP। अब साइटोक्रोम F के पास इलेक्ट्रॉन है, वो भी अपने पास नहीं रखता, वो भी इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है टू प्लास्टोसायनिन। PC स्टैंड्स फॉर प्लास्टोसायनिन। और प्लास्टोसायनिन भी इस इलेक्ट्रॉन को नहीं रखता, वो वापस इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है? टू फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन था वो घूम फिर कर वापस उसके पास ही आ जाता है। फायदा क्या होता है बदले में? 2 ATP बन गए, एक ATP यहां बन गया, एक ATP यहां बन गया, तो 2 ATP तो इसने बना लिए। और यही ATP को यूज करके ये क्या करेगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड टूटता है तो भी एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड बनता है तो एनर्जी अंदर जो है वो स्टोर हो जाती है। तो ये एनर्जी आएगी कहां से? वो प्लांट बना रहा है थ्रू लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन पहला स्टेप उसका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रोमा के अंदर इधर से उधर घूम रहे हैं और बदले में क्या हो रहा है? ATP तैयार हो रहे हैं। अब घूम फिर के जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास आया है ना, ये वापस क्लोरोफिल A को दे दिया जाता है और उसके बाद क्लोरोफिल A रिटायर हो गया, बस खत्म, डीजनरेट हो जाता है। इसका काम इतना ही था। अब नया क्लोरोफिल A आएगा, वो फिर अपने सनलाइट को ट्रैप करेगा, फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा और फिर पासिंग द पार्सल गेम खेली जाएगी, फिर और एनर्जी बना दी जाएगी। कब तक ये प्रोसेस चलेगा? जब तक कि इतनी एनर्जी नहीं बन जाती कि प्लांट की जरूरत जितनी है उतना फूड वो तैयार कर ले। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर ग्लूकोज बनाने के लिए, बहुत सारे हजारों लाखों ग्लूकोज बनाने के लिए जितने बॉन्ड के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जब तक वो नहीं बनती ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। शुरू कैसे होगा? सनलाइट के पड़ने से, इसीलिए ये क्या है? लाइट रिएक्शन। अब अगर हम कहें कि रात में ATP नहीं बन रहा तो ऐसा नहीं होगा। ये शुरू होने के लिए इस प्रोसेस को सनलाइट चाहिए, उसके बाद तो लगातार ये प्रोसेस 24 घंटे दिन रात चलता ही रहेगा। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am.